नमस्कार। चलिए आज इकोनॉमिक्स की दुनिया में चलते हैं और एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो किसी भी देश की आर्थिक सेहत के लिए बहुत जरूरी है, और वो है भुगतान शेष यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आइए जानते हैं कि आखिर ये है क्या और इतना जरूरी क्यों है। तो इस पूरे टॉपिक को हम कैसे समझेंगे? देखिए, हमने इसे 3 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो भुगतान शेष में असंतुलन या इम्बैलेंस होता है, उसका असली मतलब क्या है। फिर हम इसके पीछे के कारणों को जानेंगे कि भाई ये होता क्यों है, और आखिर में हम उन उपायों पर नजर डालेंगे जिनसे देश इस बिगड़े हुए बैलेंस को वापस ठीक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर ये भुगतान शेष असंतुलन है क्या चीज? इस मेन प्रॉब्लम को समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही जानी मानी परिभाषा देखते हैं। मशहूर इकोनॉमिस्ट चार्ल्स किंडलबर्गर ने इसे कुछ इस तरह समझाया था। अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक देश और बाकी दुनिया के बीच एक तय समय में हुए सारे पैसों के लेन देन का हिसाब किताब है, बस। अच्छा, ये जो तस्वीर है ना, ये इस पूरी बात को एकदम साफ कर देती है। बाएं तरफ देखिए, एक तराजू है जो बिल्कुल बराबर है। ये एक आइडियल सिचुएशन है जहां एक देश को जितना पैसा मिल रहा है वो उतना ही बाहर भेज रहा है, मतलब आमदनी और खर्च बराबर। अब दाएं तरफ देखिए, यहाँ तराजू एक तरफ झुका हुआ है। ये घाटे को दिखा रहा है, मतलब देश के पास पैसा आ कम रहा है और जा ज्यादा रहा है। बस यही वो इम्बैलेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये जो टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं कि सारे लेन देन 2 मेन हिस्सों में बटे हैं। पहला है चालू खाता यानी करंट अकाउंट। इसे आप रोजमर्रा के लेन देन की तरह समझ सकते हैं, जैसे हम जो सामान और सर्विसेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं वो सब इसमें आता है। दूसरा है पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट। इसका लेना देना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से है, जैसे बाहर से लोन लेना या दूसरे देशों में इन्वेस्ट करना। टेबल में बाईं तरफ जो प्राप्तियां हैं वो देश में आने वाला पैसा है, और दाईं तरफ जो भुगतान है वो देश से बाहर जाने वाला पैसा। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि भुगतान शेष में असंतुलन होता क्या है, लेकिन सवाल ये है कि ये होता क्यों है। तो चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं और इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। ये जो माइंड मैप है, ये दिखाता है कि इम्बैलेंस के कारण काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इन्हें हम मोटे तौर पर 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला है आर्थिक यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स, दूसरा है राजनीतिक यानी पॉलिटिकल फैक्टर्स, और तीसरा है सामाजिक यानी सोशल फैक्टर्स। आइए कुछ मेन इकोनॉमिक फैक्टर्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहला है विकास पर होने वाला खर्च। देखिए, जब कोई विकासशील देश अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा होता है तो उसे बहुत सारी मशीनरी और टेक्नोलॉजी बाहर से मंगवानी पड़ती है। इससे इंपोर्ट बढ़ता है और पेमेंट भी। दूसरा है व्यापार चक्र। जब दुनिया भर में मंदी आती है तो दूसरे देश हमारा सामान कम खरीदते हैं, जिससे हमारा एक्सपोर्ट घट जाता है। और तीसरा महंगाई यानी इन्फ्लेशन। जब देश में कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स विदेशों में महंगे हो जाते हैं। नतीजा, एक्सपोर्ट कम हो जाता है और हमें विदेशी सामान सस्ता लगने लगता है, तो इंपोर्ट बढ़ जाता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अलावा भी कुछ और वजहें हैं, जैसे राजनीतिक अस्थिरता। अगर देश में पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है तो इन्वेस्टर्स पैसा लगाने से डरते हैं, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। और अगर सोशल लेवल पर देखें तो जब लोग दूसरे अमीर देशों की लाइफस्टाइल को कॉपी करने लगते हैं तो वो बाहर से आने वाली गैर जरूरी चीजें ज्यादा खरीदने लगते हैं। इससे भी घाटा बढ़ता है। तो हमने वजहें तो देख ली। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि समाधान क्या है। कोई भी देश इस इम्बैलेंस को ठीक करने और अपनी इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने के लिए आखिर कर क्या सकता है। ये टेबल उन सभी उपायों का एक बढ़िया ओवरव्यू देती है जो अपनाए जा सकते हैं। इन्हें हम 3 मेन कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहले हैं व्यापारिक उपाय, जो सीधे सीधे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर फोकस करते हैं। दूसरे हैं मौद्रिक उपाय, जिनका ताल्लुक देश की करेंसी और मनी सप्लाई से है। और तीसरे हैं अन्य उपाय, जिसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। शुरुआत करते हैं व्यापार नीतियों से। यहाँ मकसद बिल्कुल साफ है, इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। सरकारें बाहर से आने वाले सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी टैक्स बढ़ा सकती हैं ताकि वो महंगा हो जाए, या फिर कोटा तय कर सकती हैं कि एक लिमिट से ज्यादा सामान इंपोर्ट ही नहीं होगा। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट करने वालों को सब्सिडी देकर मदद की जा सकती है ताकि उनके प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में सस्ते बिकें और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हों। अब आते हैं मौद्रिक नीतियों पर। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। एक बहुत पावरफुल टूल है अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन।
जैसा कि ये फ्लोचार्ट दिखा रहा है, इसमें सरकार जानबूझकर दूसरे देशों की करेंसी के मुकाबले अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर देती है। अब इसका असर क्या होता है? इससे हमारे देश का एक्सपोर्ट विदेशियों के लिए सस्ता हो जाता है, तो वो ज्यादा खरीदते हैं, और साथ ही इंपोर्ट हमारे लिए महंगा हो जाता है, तो हम कम खरीदते हैं। नतीजा क्या हुआ? एक्सपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट घटा और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का घाटा सुधरने लगता है। व्यापार और मौद्रिक नीतियों के अलावा भी कुछ और स्ट्रैटेजीज हैं। एक बहुत जरूरी तरीका है विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। जब देश में बाहर से ज्यादा पैसा आता है तो सरकार को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के दबाव से निपटने में मदद मिलती है। एक और तरीका है राज्य व्यापार, जहां सरकार खुद ट्रेडिंग में शामिल हो जाती है ताकि ये पक्का किया जा सके कि सिर्फ जरूरी सामान ही इंपोर्ट हो। तो चलिए पटापट सब कुछ समेटते हैं। भुगतान शेष का असंतुलन, मतलब जब देश से बाहर जाने वाला पैसा आने वाले पैसे से ज्यादा हो जाए। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसके पीछे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हर तरह की वजहें होती है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, देशों के पास इसे ठीक करने के लिए कई तरह के टूल्स हैं, जैसे ट्रेड रूल्स, मॉनेटरी एडजस्टमेंट्स और दूसरी कई स्ट्रैटेजी। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। अगर कोई देश लगातार अपने भुगतान शेष के घाटे को ठीक नहीं कर पाता, तो लंबे समय में इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? ये सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं है, ये किसी भी देश की आर्थिक सेहत और दुनिया में उसकी साख को तय करता है। ये एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट है जिसे कोई भी देश नजरअंदाज करने का रिस्क नहीं ले सकता। इस जरूरी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।